हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट को क्विकली रिवाइज करेंगे फॉर ऑल अपकमिंग एग्ज़ाम्स। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, दैट इज़ हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ एविडेंस एंड देयर आर वेरियस अदर वीडियोस। आप सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरियस लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। सबसे पहले सेक्शन 1 दैट इज़ रिगार्डिंग द शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट जो है आपका, दिस इज एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955। ओके, सो शॉर्ट टाइटल जो है वो केवल यही बताता है कि दिस इज कॉल्ड एज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड as far as the extent of this act is concerned, it will now apply to Jammu and Kashmir also after the Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019. Then second is section 2 application of this act, जहाँ पर हम definition पढ़ते हैं, that is who is a Hindu. Section 3 that is definitions and section 4 overriding effect of this act. हिंदू मैरिज एक्ट, हु इज़ अ हिंदू। सबसे पहले सेक्शन 2 जो है वहाँ से हमें डेफिनेशन मिलती है कि हु इज़ अ हिंदू। सेक्शन 2 जो है वो बताता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज को फॉलो करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ हिंदू। या वो पर्सन जो कि बुद्धिस्ट, जैन और सिख है, ये भी हिंदू के डेफिनेशन में ही आते हैं। प्लस हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू और पारसी, वो पर्सन जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू या पारसी नहीं है। एंड फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है इस सेक्शन की वो बताती है कि इट ऑल्सो इंक्लूड द लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट चाइल्ड, दोनों ही इंक्लूडेड हैं। एंड अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका एक पेरेंट जो है वो हिंदू है, ऐसी सिचुएशन में ये देखा जाएगा कि क्या उस चाइल्ड को ब्रॉटअप किस तरह से किया गया है। अगर उस चाइल्ड को की अपब्रिंगिंग जो है वो एज अ हिंदू हुई है तो उस चाइल्ड को हिंदू ही समझा जाएगा। प्लस अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि हिंदुइज्म में कन्वर्ट होता है, दैट विल ऑल्सो बी अ हिंदू, उसके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। या कोई ऐसा पर्सन जो कि रिकन्वर्ट होता है, कि सपोज़ कोई पर्सन हिंदू था, वो बाद में कन्वर्ट हो गया किसी अदर रिलीजन में, उसके बाद दोबारा से वो हिंदू में वापस से रिकन्वर्ट होता है, तो ऐसे पर्सन पे भी ये एक्ट अप्लाई होगा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि दिस एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स विच आर मैंशनड इन आर्टिकल 366 क्लॉज 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके ऊपर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो सेक्शन 2 इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, कि जो ये एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट, इसके जो प्रोविजंस हैं वो किसके ऊपर अप्लाई होंगे। सो एज द वेरी नेम दैट इज़ हिंदू मैरिज एक्ट, तो इसका मतलब ये अप्लाई होगा हिंदूज़ के ऊपर। पर हिंदू की जो डेफिनेशन है वो हमें मिलती है सेक्शन 2 के अंदर, कि हिंदू में क्या क्या इंक्लूडेड है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है हु इज़ अ हिंदू के रेस्पेक्ट में। देखिए, मेंस में भी ये क्वेश्चन बन सकता है सिंपल शॉर्ट नोट में कि हु इज़ अ हिंदू, एंड प्रीलिम्स में यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ वी कम टू सेक्शन 3 जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्शन 3 के अंदर डेफिनेशन बताओ कि कस्टम और यूसेज कहाँ डिफाइन है। सेक्शन 3 क्लॉज ए में डिफाइन है। सो कस्टम और यूसेज का मतलब है कुछ भी ऐसा कोई रिवाज जिसको कॉन्टीन्यूसली फॉलो किया जा रहा है यूनिफॉर्मली एक लंबे समय के लिए, एंड जो कस्टम है वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी से भी अपोज नहीं होना चाहिए। देन वी कम टू 3 क्लॉज बी रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। क्लॉज सी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फुल ब्लड और हाफ ब्लड को कहाँ डिफाइन किया गया है। सो फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड मीन्स जहाँ पर जो एंसेस्टर्स हैं दैट आर
कॉमन। फुल ब्लड मीन्स जहाँ पर फादर मदर दोनों पर्सन के सेम हैं, दैट इज फुल ब्लड। और हाफ ब्लड कब कहेंगे? जहाँ पर जो फादर हैं यानी जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन है लेकिन जो एंसेस्टर्स हैं वो अलग हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज हाफ ब्लड। 3 clause D is regarding uterine blood. Uterine blood means जहाँ पर जो ancestors है that is common, कि जो मदर की साइड की जनरेशन है that is common of both the persons, लेकिन जो फादर हैं वो दोनों के अलग अलग हैं, that are considered as uterine blood. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है for prelims point of view. And 3 clause F and G, these are also very much important, that is सपिंडा का क्या मतलब है और prohibited degrees का क्या मतलब है। सपिंडा का मतलब है जहाँ पर 3 generations in case of mother and 5 generation in case of father। यही आपको याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि 3 generations मदर की तरफ देखी जाएगी और फादर की तरफ 5 generations को कैलकुलेट किया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सपिंडा। ओके, सो यहाँ तक आपका इम्पॉर्टेंट हुआ। सेक्शन 4 इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। देन वी कम टू सेक्शन 5, 6, 7, 8। सेक्शन 5 दैट इज़ रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ मैरिज बताता है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ से बहुत से सेक्शन 5 टू सेक्शन 17 दैट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो हम इन्हें अच्छे से डिस्कस करते हैं। प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस, बिकॉज हमारे चैनल पर फ्यूचर में भी बहुत इस तरह की वीडियोस आएंगी जहां पर आप रैपिडली चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज़। Now we come to section 5 that is regarding the conditions of valid marriage. Very much important कि किसी भी वैलिड मैरिज के लिए क्या होना ज़रूरी है। देखिए, एज दिस इज़ वेरी क्विक रिविजन, सो हम सिर्फ बेसिक कुछ चीज़ों को ही जानेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन 5 के अंदर हमें 5 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ मोनोगैमी, मीन्स सेक्शन 5 जो है वो बाइगैमी को मना करता है कि किसी एक पर्सन की सिर्फ एक ही वाइफ हो सकती है या किसी वुमेन का केवल एक ही हस्बैंड हो सकता है। मीन्स आप केवल एक ही पर्सन से शादी कर सकते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ योर स्पाउस आप किसी अन्य पर्सन से शादी नहीं कर सकते। सेकेंड इज साउंड माइंड, जो पर्सन है जिसकी शादी की जा रही है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, दिमाग से सही होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली कंसेंट दे सके मैरिज में। एंड ऑल्सो यहाँ पर सेक्शन 2 के अंदर 3 पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि वो पर्सन इनकैपेबल नहीं होना चाहिए कंसेंट देने के लिए, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन भी वो कर सके, इस तरह का वो होना चाहिए, किसी भी तरह की इंसैनिटी से वो सफ़र ना कर रहा हो। ओके, देन वी कम टू द एज ऑफ मैरिज। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार फ्रेम किया जाता है कि अगर चाइल्ड मैरिज की जाती है तो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दैट मैरिज, कि सपोज़ कोई ऐसा मेल जिसकी एज बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स है या फीमेल जो कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है, उनकी अगर शादी की जाती है दैट इज़ चाइल्ड मैरिज अगर होती है तो ऐसी सिचुएशन में वो मैरिज का क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या वो वॉइड होगी, वॉइडेबल होगी, वैलिड होगी, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो याद रखें कि 2 चाइल्ड मैरिज इज़ पनिशेबल। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि चाइल्ड मैरिज की पनिशमेंट कितनी है, कहाँ पर प्रोवाइड की गई है, बट स्टिल इट इज़ नॉट वॉइड and not voidable, neither void nor voidable. Next is about prohibited degrees and not subpoenas। जो पार्टीज़ हैं टू द मैरिज वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं आनी चाहिए और सपिंडा रिलेशन से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है ये आप मार्क करें अपने बैरेक्ट में कि अनलेस द कस्टम और यूसेज अलाउज, अगर जो पार्टीज़ हैं उनका कोई इस तरह का कस्टम है या यूसेज है जो कि अलाउ करता है कि वो इस तरह से शादी कर सकते हैं इवन दो दे आर इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज और इन सपेंडाज, देन ऐसी मैरिज वैलिड होगी।
सो दिस इज अबाउट सेक्शन 5. नाउ वी कम टू सेक्शन 7. सेक्शन 6 जो है याद रखें दैट इज नाउ रिपील्ड. सेक्शन 7 इज रिगार्डिंग द सेरेमनीज ऑफ मैरिज. मैरिज की सेरेमनीज का क्या मतलब है? तो जो पार्टीज टू द मैरिज हैं वो मैरिज करेंगी और वहाँ पर जो सेरेमनी होगी दैट इज सप्तपदी. टेकिंग ऑफ द 7 स्टेप्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरेमनी ऑफ मैरिज. एंड जब मैरिज का जो 7th स्टेप है वो पूरा हो जाएगा तभी मैरिज जो है वो कंप्लीट होगी. ओके यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या सप्तपदी एसेंशियल कंडीशन है या नहीं है. इस तरह का क्वेश्चन प्रीलिम्स में फ्रेम किया जा सकता है. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 8 रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस. यहाँ पर पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई इस तरह का लॉ बना सकती है टू मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कंपलसरी. एंड जो भी इस तरह से लॉ बनाया जाएगा उसे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने भी रखा जाएगा. एंड अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन नहीं कराता देन 25 रुपीज़ तक का फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है. सिर्फ यहाँ पर 25 रुपीज़ वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज़ वेरी मच लेस. ओके देन वी कम टू सेक्शन 9, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का क्या मतलब है? पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगल राइट्स का क्या मतलब है. कॉन्जुगल राइट्स इज बेसिकली जब दो पर्सन्स उनकी शादी हो रही है, शादी हो जाती है तो उसके बाद उनके कुछ राइट्स क्रिएट होते हैं दैट इज़ टुवर्ड्स ईच अदर, कि वो कोहैबिट करें, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें. दीज आर कॉन्जुगल राइट्स. सो अगर ईदर द हस्बैंड और द वाइफ, या तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी बिना किसी रीजनेबल कारण के अगर दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, मतलब वो एक साथ नहीं रह रहे हैं, विड्रॉ कर लेता है अपने आप को फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर पर्सन, देन जो एग्रीव्ड पर्सन है उसके पास क्या रेमेडी है कि वो पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटिशन फाइल करेगा फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ हिज कॉन्जुगल राइट्स. कि मेरा जो कॉन्जुगल राइट है दैट इज़ मेरा जो अधिकार है कि हम साथ रहें, हम अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकें, कोहैबिट कर सकें, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की जाएगी. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 10 रिगार्डिंग जुडिशियल सेपरेशन. जुडिशियल सेपरेशन वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और अगेन सेक्शन 10 जो है उसको आप याद कर लेंगे तो सेक्शन 13 याद हो जाएगा, 13 को याद कर लेंगे 10 याद हो जाएगा, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन के जो ग्राउंड्स हैं वो सेम है जो कि सेक्शन 13(1) में बताए गए हैं एंड सेक्शन 13(2) में बताए गए हैं. सो वी विल डिस्कस इट देयर. यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन. कई बार आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि जब ग्राउंड्स डाइवोर्स के भी सेम हैं, जुडिशियल सेपरेशन के भी सेम हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है. देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स इज़ दैट कि अगर डाइवोर्स हो जाता है तो जो मैरिज है आपकी वो वहीं पर ख़त्म हो गई. नाउ द पार्टीज आर फ्री कि वो दोबारा से शादी कर सकते हैं. वेयर एज जब हम जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं तो द मैरिज इज नॉट डिसॉल्व्ड. जुडिशियल सेपरेशन समझें कि एक तरह से मैरिज के ऊपर केवल अभी स्टे लगा दिया गया. सपोज स्टे लगा दिया गया है तो मैराइटल टाई जो है आपका वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है. एंड लेकिन पार्टीज़ को केवल एक सिंपल एक अधिकार दिया गया है कि आप चाहें तो एक दूसरे के साथ नहीं रहें. ओके तो आप अब एक दूसरे के साथ रहने के लिए बाउंड नहीं है. जुडिशियल सेपरेशन जो है केवल ये कहता है. लेकिन जुडिशियल सेपरेशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जुडिशियल सेपरेशन ऑब्टेन करने के बाद जो पार्टीज़ हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं. सो द आंसर विल बी नो. जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के बाद मैरिज अभी भी एग्जिस्टेंस में है एंड द पार्टीज आर नॉट फ्री टू रीमैरी. देन वी कम टू सेक्शन 11 वॉइड मैरिजेस. कब कब कोई भी मैरिज जो है वो वॉइड होती है. अगेन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. देखिए क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं तो सपोज आपसे MCQ बनाया गया, ये 3 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट मेंशन किया गया, बाकी नहीं किया गया, या फिर ये तीनों मेंशन किए गए, फोर्थ कुछ अलग पॉइंट हुआ, आपको वो मार्क करना होगा. तो वॉइड मैरिजेस, कोई भी मैरिज जो है वो वॉइड कब होती है? अगर वायलेशन ऑफ मोनोगैमी, सेक्शन 5 के 1 में जो हमने पढ़ा कि एक पर्सन एक ही पर्सन से शादी कर सकता है, तो दैट इज़ मोनोगैमी. तो अगर कोई पर्सन
बाइगेमी करता है देन दैट मैरिज विल बी वॉइड। अगर प्रोहिबिटेड डिग्रीज और सपिंडास की रिलेशनशिप जो है उसके वायलेशन में अगर शादी की जाती है देन ऑल्सो द मैरिज विल बी वॉइड। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 12 दैट इज वॉइडेबल मैरिजेस। मैरिज वॉइडेबल कब होगी? यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंसी ऑफ ईदर द हस्बैंड और द वाइफ। ऐसी सिचुएशन में अगर मैरिज को कॉन्ज्यूमेट नहीं किया जा पा रहा है ड्यू टू इम्पोर्टेंसी देन सच मैरिज इज वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन। नेक्स्ट इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो हमने सेक्शन 5 के सेकंड में कंडीशन पढ़ी थी कि जो पर्सन शादी कर रहे हैं वो साउंड माइंड के होने चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अगर पता चलता है कि वो पर्सन अनसाउंड माइंड था एट द टाइम ऑफ मैरिज देन सच मैरिज इज वॉइडेबल। अगर कंसेंट जो है उस पर्सन की वो फोर्स या फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन की गई तो भी मैरिज वॉइडेबल होगी। एंड अगर हस्बैंड को ये पता चलता है कि द वाइफ वॉज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन एट द टाइम ऑफ मैरिज, यहाँ पर आप याद रखें दिस इज एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर वाइफ प्रेग्नेंट थी बाय सम अदर पर्सन एंड हस्बैंड को ये बात उस समय नहीं पता थी, बाद में पता चलती है, देन सच मैरिज इज ऑल्सो वॉइडेबल। यहाँ से कई बार मेंस में क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। क्या डिफरेंस है देखिए, इसको आप कनेक्ट करें जब आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं साथ ही साथ कि कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट केस लॉज की सीरीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। सो बैक अगेन, वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस का क्या डिफरेंस है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सोचें कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, जो कि एब इनिशियो हमेशा से ही वॉइड था। सिमिलरली वॉइड मैरिज का मतलब भी ऐसी मैरिज है जो कि माना जाएगा कि कभी एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं। ऐसी मैरिज को बिल्कुल भी कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, पार्टीज़ के कोई राइट अराइज ही नहीं हुए। इन केस ऑफ वॉइडेबल मैरिज जैसा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब तक उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को जो एग्रीव्ड पर्सन है वो वॉइड घोषित नहीं करा लेता कोर्ट से, तब तक माना जाएगा कि द कॉन्ट्रैक्ट इज इन एग्जिस्टेंस। सिमिलरली वॉइडेबल मैरिजेस में भी जो एग्रीव्ड पार्टी है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोर्ट जाए एंड कोर्ट से डिक्री ऑब्टेन करे ऑफ मेकिंग हिज मैरिज और हर मैरिज वॉइड, कि हमारी जो शादी है इन ग्राउंड्स की वजह से वो वॉइड डिक्लेयर कर दी जानी चाहिए, तभी वो मैरिज माना जाएगा कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 13। सेक्शन 13 इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, यहाँ पर जो हम अभी सेक्शंस पढ़ रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से कई बार प्रीलिम्स में मेंस में बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन 13 इज़ डाइवोर्स। यहाँ से आपको याद रखना है कि 13(1) जो ग्राउंड्स हैं दीज आर अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। 13(1) के अंदर हमें ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को अवेलेबल हैं। इन ग्राउंड्स को आपको याद रखना होगा कि क्या क्या ग्राउंड्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं। फर्स्ट इज एडल्ट्री, सेकंड क्रुएल्टी, डेजर्शन फॉर 2 years, ये मार्क करें 2 years। जो टाइम पीरियड है आपसे ये पूछा जा सकता है फॉर प्रीलिम्स कि डेजर्शन जो है वो कितने समय तक होना चाहिए, तो 2 साल तक, 2 years बिफोर द प्रेजेंटिंग ऑफ पिटिशन टू द कोर्ट, कि जिस समय उस पर्सन ने कोर्ट में पिटीशन डाली तो उस पर्सन को ये प्रूव करना होगा कि इस पिटीशन को डालने से पहले 2 साल तक मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने मुझे डेजर्ट कर दिया था, मतलब मुझे त्याग दिया था, छोड़ दिया था। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्जन। अगर कोई पर्सन अपना हिंदुइज्म को ही छोड़ करके दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है देन इट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड ऑफ गेटिंग डाइवोर्स। अनसाउंड माइंड है अगर कोई पर्सन, लेप्रोसी है, वेनरेबल डिजीज़ है। अब यहाँ पर कई सारे वर्ड्स हैं जो कि इसके साथ आपको पढ़ने हैं कि जो अनसाउंडनेस है वो ऐसा होना चाहिए जो कि सही ना किया जा सकता हो। ओके, रिनाउंस द वर्ल्ड। अगर उस पर्सन ने रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को, रिनाउंस द वर्ल्ड मतलब अगर उसने त्याग दिया सब कुछ कि मैं जो है मतलब क्या कह रहे हैं कि मोह माया को त्याग रहा हूँ, इस तरह से कह सकते हैं कि उसने रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को। ओके,
एंड पर्टिकुलर अपना लिया किसी चीज़ रिलीजियस ऑर्डर को। नेक्स्ट वी कम टू प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। ये देखिए आपने एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई पर्सन 7 ईयर्स से किसी पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं सुना गया तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो पर्सन की डेथ हो चुकी है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में भी दिस इज ऑल्सो अ ग्राउंड ऑफ गेटिंग डाइवोर्स। नाउ वी कम टू सेक्शन 13(1)(a). 13(1)(a) मार्क करें कि दिस इज इंसर्टेड बाय एन अमेंडमेंट इन ईयर 1964। अपने बेयर एक्ट में इसे हाईलाइट करें क्योंकि कई बार अमेंडमेंट से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 13(1)(a) में हमें 2 ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं जो कि 1964 के अमेंडमेंट से इंसर्ट किए गए। क्या ग्राउंड्स हैं कि अगर आपने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ऑब्टेन कर ली थी बट वो डिग्री 1 साल या 1 साल से ज़्यादा तक उसे फुलफिल नहीं किया जा सका है, मतलब जुडिशियल सेपरेशन के बाद 1 साल हो गया या 1 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन पार्टीज़ अभी भी साथ आने के लिए तैयार नहीं है। देखिए जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट का जो व्यू होता है जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित करते समय वो ये होता है कि हम जुडिशियल सेपरेशन दे रहे हैं ताकि आप थोड़े समय के लिए ये सोच सकें कि क्या आपके अंदर थोड़ा भी मतलब चांस ये बचा है आपकी रिलेशनशिप में कि आप दोबारा से एक साथ हो सकते हैं, अपनी मैरिज को सेव कर सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू द हस्बैंड एंड वाइफ। बट अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास करने के बाद भी कोर्ट ये पाता है कि 1 साल तक पार्टीज़ जो हैं वो 1 साल हो गया या 1 साल से भी ज़्यादा हो गया लेकिन अभी भी कोई चांस नहीं है कि वो साथ आ सकें, देन ऐसी सिचुएशन में ये एक ग्राउंड बन जाता है टू गेट डाइवोर्स। Similarly, in case of non-restitution of conjugal rights for 1 year or upwards after the decree of restitution of conjugal rights, सेक्शन 9 के अंदर हमने restitution of conjugal rights की डिग्री ऑब्टेन करी बट उसके बावजूद भी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा तक रेस्टिट्यूशन नहीं हो पाया, पार्टी साथ नहीं आ पाई, तो दिस इज ऑल्सो अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। नाउ वी कम टू सेक्शन 13(2), द ग्राउंड्स विच आर स्पेशली अवेलेबल टू वाइफ ओनली। कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, 4 ग्राउंड्स हैं जो कि केवल और केवल वाइफ के पास ही अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज प्री एक्ट पॉलीगैमस मैरिज। अगर जो हस्बैंड है उसने बिफोर द कमिंग ऑफ दिस एक्ट पॉलीगैमी की है। देन वी कम टू रेप, सोडोमी, बेस्टिलिटी बाय द हस्बैंड। अगर हस्बैंड जो है वो रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी का गिल्टी है बट आफ्टर द मैरिज। नेक्स्ट वी कम टू नो मेंटेनेंस। अगर हस्बैंड जो है उसके अगेंस्ट सेक्शन 125 ऑफ CRPC और सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस का ऑर्डर पारित किया गया बट उसके बावजूद भी हस्बैंड जो है वो वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करता, देन इट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड टू गेट डाइवोर्स। नेक्स्ट इज ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। अगर किसी वुमेन जिसकी शादी हुई बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स, बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 15 ईयर्स, अगर किसी की शादी इस तरह से होती है उसके बाद उसके पास अधिकार है कि वो अपनी मैरिज को रिनाउंस कर सकती है, मतलब मैरिज से अपने ऑप्शन को, अपने प्यूबर्टी के ऑप्शन को एक्सरसाइज करके वहीं पर मैरिज को एंड किया जा सकता है। सो सपोज कोई ऐसी वुमेन जिसकी शादी हुई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल से पहले, सपोज 12 ईयर्स के टाइम पर उसकी शादी हो गई। नाउ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 15 ईयर्स उसे अगर लगता है कि मुझे इस शादी में नहीं रहना तो उसके बाद वो चाहे तो अपनी उस मैरिज को रेपुडिएट कर सकती है, उसे ख़त्म कर सकती है बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 ईयर्स की एज अटेन करने से पहले। ओके, तो यहाँ पर 2 ईयर्स आपको याद रखने हैं कि शादी हुई हो 15 साल से पहले और वो रेपुडिएट करे मैरिज को 18 ईयर्स की एज ऑब्टेन करने से पहले। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ तक सेक्शन 13 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जहाँ पर आपको माइन्यूट डिटेल्स भी पता होनी चाहिए, लेकिन आगे जो हम सेक्शंस पढ़ेंगे वो
उतने ज़्यादा डिटेल में नहीं है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट बन सकते हैं रिगार्डिंग द सेक्शन 13A एंड 13B। सबसे पहले मार्क करें कि 13A और 13B जो हैं दोनों ये सेक्शंस इंसर्ट किए गए बाय एन अमेंडमेंट इन 1976। सो सेक्शन 13A क्या कहता है कि ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट मतलब जो पार्टीज़ हैं वो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट डाइवोर्स के बजाय कोई अन्य रिलीफ भी, ऑल्टरनेट रिलीफ भी पार्टीज़ को दे सकता है। बिकॉज जो हमारा एक्ट है या जो इंडियन हिंदुइज्म की जो वो है रिलीजियस हमारे बिलीव्स हैं, वो यही मानते हैं कि मैरिज को जब तक हम बचा सकते हैं पूरी कोशिश की जाए कि डाइवोर्स ना हो। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 13B दैट इज़ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये भी 1976 के अमेंडमेंट के बाद इंसर्ट हुआ कि पार्टीज़ चाहें अगर तो वो म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स ले सकती हैं। लेकिन 14 बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि नो सच पिटीशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। शादी के 1 साल तक पार्टीज़ जो हैं वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं कर सकती। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 15 डाइवोर्स पर्सन्स में रीमैरी। जैसे ही डाइवोर्स की डिक्री कोर्ट के द्वारा पारित कर दी जाती है वैसे ही पार्टीज़ के पास ये राइट अराइज हो जाता है कि वो रीमैरिज कर सकते हैं। सेक्शन 16 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के चाइल्ड हैं उनका क्या स्टेटस होता है। तो सच चिल्ड्रन आर लेजिटिमेट, वो बच्चे लेजिटिमेट होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 17 और 18 यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन 17 इज़ रिगार्डिंग द पनिशमेंट ऑफ बाइगैमी। जब हमने पढ़ा सेक्शन 11 में कि अगर कोई पर्सन बाइगैमी करता है देन सच मैरिज इज़ वॉइड, तो उसकी पनिशमेंट कहाँ है। सेक्शन 17 में पनिशमेंट है कि हम अप्लाई करेंगे सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ IPC इंडियन पिनल कोड। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 18 जहाँ पर पनिशमेंट बताई गई है ऑफ चाइल्ड मैरिज। मैंने आपको पहले ही बताया कि चाइल्ड मैरिज इज़ नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल बट इट इज़ मेड एन ऑफेंस, जहाँ पर आपको पनिशमेंट मिलेगी रिगरस इम्प्रीजनमेंट 2 साल तक या फाइन 1 साल तक या बोथ, दोनों भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोहिबिटेड डिग्री और सपिंडा मैरिज अगर कोई पर्सन करता है तो उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी, अप टू 1 मंथ और फाइन ऑफ 1000 रुपीज़ और बोथ। सो यहाँ तक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे। अब जो सेक्शंस आते हैं इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी सेक्शंस हैं उनको केवल आपको ब्रीफ रीडिंग करनी है एंड सुपरफिशियली कुछ चीज़ों को याद रखना है। सेक्शन 19 कोर्ट टू विच द पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड, कि जो पार्टीज़ टू द मैरिज हैं वो कहाँ पर पिटीशन डालेंगे। तो पिटीशन जो है वो फाइल की जाती है टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पहली बात याद रखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाएगी। लेकिन किस जगह का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ पर पार्टीज़ बिफोर मैरिज साथ रहीं उस वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जा सकते हैं, या फिर जहाँ जो अपोजिट पार्टी है वो रहती है वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो पार्टीज़ टू द मैरिज है वो कहाँ पर पिटीशन डालेंगे। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 20 दैट इज़ कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द पिटीशन। जो भी पिटीशन फाइल की गई है उसको वेरीफाई किया जाएगा। सेक्शन 21 इज़ एप्लीकेशन ऑफ एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 दैट इज़ योर CPC that is Civil Procedure Code that is Act number 5 of 1908। तो जो यहाँ पर हम प्रोसीडिंग्स पढ़ रहे हैं दैट आर सिविल इन नेचर एंड जो CPC के प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे। देन 21A, B एंड C 3 ये सेक्शंस आते हैं जो कि एक साथ पढ़ेंगे आप। 21A इज़ रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ पिटीशन इन सर्टेन केसेस, कि ट्रांसफ़र ऑफ पिटीशन किया जा सकता है कैसे, अगर एक पर्सन है उसने जुडिशल सेपरेशन या डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट की, एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दी, एक जगह हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए और जुडिशल सेपरेशन और डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट कर दी गई। उसके बाद क्या होता है, जो अपोजिट पार्टी है उसने भी जुडिशल सेपरेशन या डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट कर दी, या तो उसी सेम कोर्ट में जहाँ पर पहले वाली पार्टी ने की थी या फिर दूसरे किसी कोर्ट में। तो ऐसी सिचुएशन में
ट्रांसफ़र हो जाएंगी पिटीशंस। अगर सेम कोर्ट में करी तो सेम कोर्ट जो है उन दोनों पिटीशंस को एक साथ डील करेगा। अगर डिफरेंट कोर्ट में की गई तो जिस कोर्ट में सेकंड पार्टी ने बाद में पिटीशन डाली वो कोर्ट क्या करेगा, पहले वाले कोर्ट को पिटीशन ट्रांसफ़र कर देगा। नेक्स्ट वी कम टू 21B, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटीशंस। पूरी कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट किया जाए। 21C इज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस यहाँ पर दिए जा सकते हैं। 22 इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि डायरेक्टली आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट दीज आर टू बी इन कैमरा। प्रोसीडिंग्स जो है वो इन कैमरा की जाएंगी और उन्हें पब्लिश या प्रिंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज दीज प्रोसीडिंग्स आर रिलेटेड टू द पर्सनल रिलेशन ऑफ पार्टीज़। तो उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता इस तरह से कि उन्हें पब्लिश कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो उन्हें प्रिंट और पब्लिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 23, डिक्री इन प्रोसीडिंग्स। जो भी ये प्रोसीडिंग्स होंगी डिक्री पारित की जाएगी। 23A इज रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स। जो रिस्पोंडेंट है उसे भी रिलीफ दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज 24 एंड 25, दीज आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। देखिए जो हमने यहाँ अभी क्वेश्चन सेक्शंस पढ़े सेक्शन 19 के बाद से, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कि आपसे पूछा जाएगा मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट किस सेक्शन में बताया गया, याद करेंगे कि सेक्शन 24 में इसकी बात की गई है। एंड पेंडेंटे लाइट मीन्स ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। किसी पर्सन ने प्रोसीडिंग डाली, इंस्टीट्यूट करी, जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स या कोई भी प्रोसीडिंग इस तरह की अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स अगर उसे लगता है कि उसके पास इतना इनकम सफिशिएंट नहीं है कि वो उस प्रोसीडिंग को सफिशिएंटली मतलब उसकी कार्यवाही कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट में वो पर्सन एप्लीकेशन डालेगा एंड दिस राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। याद रखें कि जो मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट है ये दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास ये रेमेडी है कि वो कोर्ट में एप्लीकेशन डालेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट इनकम नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उस एप्लीकेशन को 60 डेज़ में डिसाइड करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड भी याद रखें। नेक्स्ट इज 25 इज रिगार्डिंग परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस। 24 इज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। 25 इज परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस के लिए भी कोर्ट प्रोविजन कर सकता है। नेक्स्ट इज 26, दैट इज कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। जब कोर्ट ने डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स को सुना, उसके बाद डाइवोर्स की डिक्री पारित कर दी, उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, चिल्ड्रन की कस्टडी के लिए भी तो कुछ ना कुछ बात बताई जाएगी कि बच्चे की जो कस्टडी है वो फादर के पास रहेगी, मदर के पास रहेगी। ठीक है, ये सब बातें। सेक्शन 27 इज डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी को किस तरह से डिस्पोज किया जाएगा, किसकी प्रॉपर्टी, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हस्बैंड और वाइफ की जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए, ये भी कोर्ट के द्वारा बताया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 28, अपील फ्रॉम द डिक्री एंड ऑर्डर। कोई भी डिक्री या ऑर्डर कोर्ट ने जो इस सेक्शन के अंदर, इस पूरे एक्ट के अंदर पारित किया, उस डिक्री या ऑर्डर की अपील कितने टाइम पीरियड में की जाएगी, विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। जहाँ कहीं भी हमने टाइम पीरियड की बात करी ज़रूर याद रखें कि कितना टाइम पीरियड यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट इज 28A की इस तरह की जो भी डिक्री इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर पास की जाएगी या कोई भी ऑर्डर, उसे किस तरह से एनफोर्स किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 29 एंड 30, दैट इज़ रिगार्डिंग सेविंग्स एंड रिपील। कि जो रिपील हो चुका है सेक्शन 30 और 29, कुछ याद नहीं रखना। ओके, सो नाउ दिस वीडियो कम्स टू एन एंड एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच अपकमिंग रैपिड रिविजन्स, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओपिनियन एंड ऑन योर रिस्पॉन्स। जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें इन वीडियोज़ पर मिलेगा उसी बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि वेदर और इस तरह के रैपिड रिविजन्स हमें लेकर के आने हैं या नहीं। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।